हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा परीक्षा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 34 को। इससे पहले हम लोगों ने 33 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया है। यदि आप में से किसी ने पहले के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है, वीडियो को नहीं देखा है, तो जाकर के अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मॉक टेस्ट में कलेक्ट किया गया है, एकत्रित किया गया है, सभी के सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ दरोगा परीक्षा के लिए बल्कि बाकी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला और क्वेश्चन नंबर 26 है, कंग जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कुई का संबंध किस राज्य से है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रश्न शुरू में मैंने करंट अफेयर्स का लिया है, उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिक जीके पर चले जाएंगे। तो कंग जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कुई का संबंध किस राज्य से है। ए आंध्र प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। यहाँ पर विकल्प सी जो है उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कंग जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा, कंग जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा, कुई का संबंध उड़ीसा से है। हाल ही में उड़ीसा की कैबिनेट ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुई या कुबी, कुई या कुबी उड़ीसा की कंग जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है। ठीक है, कुई क्या है, दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा का ही एक हिस्सा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 पर। बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है। बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है। ए 7, बी 9, सी 11 और डी 13। यहाँ पर विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा 13। बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है। जानकारी हो कि पहले जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि जो है 2022-23 तक रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा करके 2025 तक कर दिया गया है। जैविक कॉरिडोर जो है बिहार में गंगा नदी के किनारे जितने जिले हैं सभी जिलों को मिला करके यह तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें से एक जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा, उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो 13 जिलों के नाम आप सुन लीजिए, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इसमें कितने जिले हैं, 13 जिले। याद रखिएगा कि बिहार में जैविक कॉरिडोर जो चलाया जा रहा है इसमें 13 जिलों को जो है शामिल किया गया है। सभी के सभी जिले आपका गंगा नदी के किनारे का है। सिर्फ एक जिला मुख्यमंत्री का जो होम डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, वह क्या है, गंगा नदी के किनारे का जिला नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हाल ही में सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया है। हाल ही में सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया है। विकल्प ए शौर्य काल, विकल्प बी पराक्रम काल, विकल्प सी आजादी काल, विकल्प डी कर्तव्य काल। आपको बताना है कि हाल ही में सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी कर्तव्य काल। क्या हो गया, कर्तव्य काल। पहले नाम जिसका अमृत काल था, अब उसका नाम क्या हो गया, कर्तव्य काल। जानकारी हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी संबोधन में उन्होंने 100 साल के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दे दिया। ठीक है, इसी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अमृत काल को 100 साल बढ़ने के जो अमृत काल था उसका नाम बदलकर उन्होंने क्या कहा कि कर्तव्य काल कर दिया। इससे पहले भी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था, याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया था। क्या कर दिया था, अमृत उद्यान। और उससे पहले और भी बात करें तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। तो 2-3 बात आप याद रखेंगे बदले गए नाम से, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा।
तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी सतह से ऊपर उठते चले जाते हैं, क्या होता है कि वायु दाब का मान घटता चला जाता है, और वायु दाब का जब भी मान घटेगा उसका आयतन, चूंकि अंदर में वायु भरा हुआ है तो आयतन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, गुब्बारे का अमाप में वृद्धि होगी, विकल्प सी सही होगा। अमाप कहिए या फिर उसी को कह सकते हैं आयतन, आकार, अमाप कहिए, आकार कहिए, आयतन कहिए, वॉल्यूम कहिए, सब लगभग एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से गुब्बारा ऊपर जाएगा उसका आयतन, उसका अमाप, उसका आकार क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर कम होता जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बीच का भाग धनावेशित होता है, जहां पर क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है एक, और एक रहता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में, और कक्षा में क्या होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अब आपसे पूछा कि धनावेशित हिस्सा क्या होगा, तो प्रोटॉन जो है क्या होगा, धनावेशित हिस्सा होगा। परमाणु के केंद्र का जो धनावेश होता है वो क्या किस में रहता है, प्रोटॉन में रहता है। अब यहां पर एक बात, उत्तर है कि क्या अपना डी। ध्यान दीजिएगा, नाभिक, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा है, तो परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वो क्या है, वह नाभिक है। और यदि पूछेगा कि परमाणु का कौन सा कण धनावेशित है, तो ये तीनों जो है ना परमाणु का कण है। प्रोटॉन परमाणु का एक हिस्सा है, कण है, न्यूट्रॉन परमाणु का एक हिस्सा है, कण है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक हिस्सा है और कण है। यदि पूछेगा तो धन आवेशित कण प्रोटॉन है, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। यहाँ पर पूछा कि केंद्र धन आवेशित हिस्सा है, यहाँ पर कण यदि पूछा होता तो प्रोटॉन उत्तर होता, लेकिन केंद्र पूछ दिया तो आपका क्या उत्तर होगा, न्यूक्लियस उत्तर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो जल में अधिक विलय होता है, दूसरा है ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, और हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ पर विकल्प ए जो है सही नहीं है, यानी असत्य है। विरंजक चूर्ण जो होता है यह जल में अधिक विलय नहीं होता है। जल में विलय जरूर होता है, लेकिन जल में अधिक विलय नहीं होता है। विरंजक चूर्ण आप लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसी को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम है, विरंजक चूर्ण जो है यह व्यापारिक नाम है। रासायनिक नाम क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसका उपयोग क्या क्या काम में करते हैं, तो पानी के पीने को जो है कि कीटाणु रहित करने के लिए, पीने वाला पानी को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। सार्वजनिक स्विमिंग पूल में भी पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 हमारा प्रश्न कहता है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में यानी मानव पाचक तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन, और डी पेप्सिन। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। गैस्ट्रिन जो है ये क्या है, क्या पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सभी क्या है कि मानव पाचन तंत्र में स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम हैं, लेकिन गैस्ट्रिन क्या है कि ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो गैस्ट्रिन है क्या, इसको समझ लेते हैं। गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है, बल्कि
हार्मोन है। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है बल्कि क्या है, यह हार्मोन है। और इसका काम क्या है कि आमाशय की दीवार से जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है उसके स्राव को बढ़ाने में यह मदद करता है। गैस्ट्रिन HCl के स्राव को बढ़ाने या नियंत्रित करने में गैस्ट्रिन हार्मोन जो है कि सहायक होता है। याद रखिएगा ये क्या करता है, HCl का कंट्रोल करता है, इसके स्राव को बढ़ाने घटाने का काम करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रथम बौद्ध सभा यदि कहे, यहां पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को होते रहता है। एक सर्वाधिक यदि कहे, ठीक है, यदि आपको कहे कि सर्वाधिक प्रवचन कहां हुआ था तो सर्वाधिक हुआ था श्रावस्ती में, ठीक है। सबसे पहला प्रवचन कहां दिया था तो सारनाथ में, ठीक है। और प्रथम बौद्ध महासभा, इसका मतलब प्रथम बौद्ध संहिता आपसे पूछ रहा है। तो जैसा आप लोग जानते हैं पहले से कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संहिता हुआ था। कहां पर हुआ था? राजगृह। उसके बाद कहां पर हुआ था? द्वितीय वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। यहां पर हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध महासभा जो है यह राजगृह में आयोजित हुआ था। प्रथम बौद्ध संहिता पूछता तो आप लोगों को लगता बहुत इजी प्रश्न है, तो वर्ड थोड़ा सा यहां पर बदला हुआ है, प्रश्न वही है। तो कभी कभी इसी प्रकार का प्रश्न बदल कर दे दिया जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि गलत उत्तर लगा के आ जाते हैं। इसलिए इस कोटि के प्रश्न को मैंने आसान प्रकृति को भी शामिल किया क्योंकि बौद्ध महासभा लिखा हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 हमारा क्या प्रश्न कहता है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ठीक है, जहां जहां भी मंदिर निर्माण हुआ वहां पर एक उसी प्रांगण में कल्याण मंडप को भी बनाया गया। यह किसके शासनकाल का अभिलक्षण था? चालुक्य का, चंदेल का, राष्ट्रकूट का, विजयनगर का। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, विजयनगर, जिसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। कब किया था? तो ये किया था 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषता मंदिरों के परिसर में गर्भगृह और अम्मान मंदिर में नक्काशीदार स्तंभों के साथ ऊंची राय, गोपुरम यानी प्रवेश द्वारा, कल्याण मंडप, ये सब जो है उसकी विशेषता थी। गोपुरम को ही क्या बोलते थे? प्रवेश द्वार। तो ये सब जो है कि उसकी मुख्य विशेषता थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कल्याण मंडप जो है इसकी रचना निर्माण जो है किस समय में हुआ था? विजयनगर समय में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के काल में ऐसा काम होता था। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? विकल्प ए टी कृष्णमाचारी, विकल्प बी BT कृष्णमाचारी, विकल्प सी फ्रैंक एंथोनी और विकल्प डी HC मुखर्जी। इसको बोलते हैं हिरेन चंद्र मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रैंको एंथोनी। विकल्प सी सही जवाब है, फ्रैंको एंथोनी। 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का जो है पहली बार विचार जो है पूछा जाएगा किसके आया? तो MN रॉय के मन में आया था। ठीक है, संविधान सभा के बारे में सबसे पहली बार जो किसी के मन में यदि यह विचार आया था वो व्यक्ति कौन थे? MN रॉय थे। यह प्रश्न भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि संविधान सभा का विचार जो सबसे पहली बार मन में आया था, जो सबसे पहली बार किसी ने इस बात को व्यक्त किया था, वह व्यक्ति थे MN रॉय, MN रॉय। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 हमारा प्रश्न क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल, कोल, भील, गोंड। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, भील। भील जनजाति जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक यदि जनजातियों की संख्या है तो वो भील है। कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भील है। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी भील जनजाति की है। भील जनजाति अब समझ लेते हैं कि है कहां पर? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है जनजाति, सबसे ज्यादा भील मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र में भील जनजाति का निवास स्थान है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 हमारा क्या कहता है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति
किस चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? खाली जगह में आपको भरना है। विकल्प ए आग्नेय, विकल्प बी तलछटी, विकल्प सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों, और विकल्प डी इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी आग्नेय तथा तलछटी। दोनों प्रकार के चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। याद रखना है, आसान प्रश्न है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन दोहराते रहना चाहिए बीच बीच में प्रश्नों को, और नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है एग्जाम में और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 हमारा क्या प्रश्न कहता है? सीमांत उपयोग प्रवृत्ति रहती है, प्रवृत्ति रहती है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति रहती है। विकल्प ए 0 से 1 के बीच, विकल्प बी 0 से 00 के बीच, और 00 का मतलब 0 से 100 के बीच, और विकल्प सी 1 से 100 के बीच, 00 का मतलब 100 समझेंगे, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 0 से 1 के बीच। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति जो रहती है वो 0 से 1 के बीच रहती है। कहां से कहां तक रहती है? 0 से 1 के बीच। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच रहती है। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच रहती है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 39 पर। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा केंद्रीय बैंक के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है। विकल्प ए विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, विकल्प बी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, विकल्प सी सरकारी खर्च पर नियंत्रण, विकल्प डी बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना। ये क्या काम? किसी अर्थव्यवस्था में ये जो है केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का ये काम नहीं है कि सरकारी खर्चा पर नियंत्रण करना। उसका काम क्या क्या है? तो उसका काम सिर्फ है विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य देखना, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करना, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकर के बैंक के रूप में काम करना। ये सब काम किसका है? केंद्रीय बैंक का। और सरकार के खर्चा पर नियंत्रण करना ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में किया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं औरंगजेब के समय, जहांगीर के समय में यह किया गया था। जहांगीर के समय में सबसे पहले हॉकिंस आए थे, और हॉकिंस के समय में हॉकिंस को इन्होंने मान्यता नहीं दी, उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया जहांगीर ने। फिर थॉमस रो आया, जिन्होंने अपनी प्रथम कोठी मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। तो सर थॉमस रो आया, उसके बाद दोनों आया था जहांगीर के समय में ही। तो दूसरी बार जब सर थॉमस रो आया तो उसके द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, और इसके तहत मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में जो है कि पहली कोठी स्थापित किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 हमारा क्या कहता है? बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि कौन सी है? बैंकों के पूंजीगत जोखिम का जो निर्धारण है इसकी विधि क्या है? ए नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, बी पूंजीगत पर्याप्त अनुपात, विकल्प सी सांविधिक लागत अनुपात, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, जिसको पूंजीगत पर्याप्त अनुपात CAR कहते हैं। यानी बैंकों की पूंजीगत जोखिम का जो निर्धारण है इसकी विधि पूंजीगत पर्याप्त अनुपात है, CAR है। याद रखिएगा, पूंजी जो पर्याप्तता अनुपात है CRR है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR जो है बेसल मानकों पर आधारित है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR किसके मानक पर आधारित है? तो बेसल मानकों पर आधारित है। यह याद रखना, इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात किस मानक पर आधारित है? तो आपको जवाब देना होगा बेसल मानकों पर आधारित है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों को दिवालिया होने से रोकता है।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों को दिवालिया होने से रोकने के लिए बनाया जाता है। यह बैंकों के ऋण को प्रतिशत में दर्शाता है। ये जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है यह बैंकों के ऋण को प्रतिशत में दिखाते रहता है और इस प्रकार से बैंकों को दिवालिया होने से बचाते भी रहता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? यानी कि पहली बार जो जनसभा उन्होंने की थी वह कहां पर किया था? वैसे यदि व्यक्तिगत तौर पर जनसभा का आयोजन कहा जाए तो वह वाराणसी चंपारण में था। व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए तो वह चंपारण में था, लेकिन पहला जनसभा उन्होंने कहां किया था या कहां दिया था तो वो उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी। तो यहां पर यह नहीं कहा था कि अपना अकेला, ये कहा कि पहला कहां किया, तो पहला उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रहा था 1916 ईस्वी में, तो इस अवसर पर गांधी जी को आमंत्रित किया गया था और गांधी जी ने पहली बार जनसभा को यहीं पर संबोधित किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो बड़े जनसभा को भारत में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद संबोधित किया था इसी अवसर पर उन्होंने कहा था। इस अवसर पर बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमारा क्या प्रश्न है कि डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन की कमी से कम बनने से होता है? किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो डायबिटीज कहे या डायबिटीज मेलिटस कहे कोई अंतर नहीं है। फिर मैंने प्रश्न को इसलिए शामिल किया क्योंकि यहां पर क्या था, डायबिटीज मेलिटस लिखा हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायबिटीज तो खूब जानते हैं, डायबिटीज मेलिटस नहीं जानते हैं। सोचेंगे कि वो तो उत्तर इंसुलिन तो नहीं होना है क्योंकि डायबिटीज मेलिटस लिखा हुआ है। नहीं, डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज को ही कहते हैं और यह भी इंसुलिन हार्मोन के कम बनने के कारण ही होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से, अग्न्याशय से, और अग्न्याशय के बीटा सेल, याद रखिएगा क्योंकि आप खूब पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है कि यह अग्न्याशय के किस सेल से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। ये काम क्या करता है? ये शरीर में शुगर की मात्रा को, चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे ही कम स्राव होने लगता है इंसुलिन का तो क्या होता है, शरीर में शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ जाता है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, शुगर पेशेंट कहने लगते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 हमारा क्या है कि रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? तो रॉ हिटमैन के लेखक जो है कि कौन है देख लेते हैं। एस हुसैन जैदी जो है रॉ हिटमैन के लेखक है। रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। एक्चुअली रॉ हिटमैन पुस्तक जो है ना, ये हुसैन जैदी साहब ने एक रॉ एजेंट थे, उनका नाम लीमा था, ठीक ना, तो उन्हीं पर आधारित यह रॉ हिटमैन पुस्तक जो है लिखा है। रॉ एजेंट होता है खुफिया विभाग की जानकारी के लिए, तो एक रॉ एजेंट थे लीमा, उसी की वास्तविक कहानी पर आधारित यह पुस्तक है रॉ हिटमैन। ठीक है, ये किसने लिखा है? एस हुसैन जैदी ने लिखा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है? ए परावैंगनिक किरणें, बी गामा किरणें, वाई किरणें नहीं गामा किरणें, और सी अवरक्त किरणें, डी एक्स किरणें। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें एक्चुअली होता क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में धरती के वायुमंडल में सूरज से आने वाली गर्मी को कैद हो जाने की वजह से पैदा होता है। ग्रीन हाउस कैसे पैदा हुआ कि सूरज से जो आने वाली गर्मी है यह वायुमंडल में आकर के कैद हो गया, बाहर नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ये गर्मी वायुमंडल में कैद तो हो जाती है लेकिन वापस आसानी से नहीं जा पाता, आसमान में नहीं जा पाता है, और जैसे जैसे यह गर्मी ज्यादा कैद होता जाता है वैसे वैसे हमारा वायुमंडल और ज्यादा गर्म होते जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसमें सबसे अधिक योगदान यदि पूछेगा तो CO2 का होता है। कौन से गैस का होता है? CO2 का। यहाँ गैस प्रश्न नहीं है, यहाँ पर है कि कौन से किरण का, तो अवरक्त किरण का। एक्चुअली होता क्या है, हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषण और पुनः उत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है।
ठीक है, याद रखिएगा कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य रूप से जो है वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषण और पुनः उत्सर्जन, अवरक्त विकिरण का अवशोषण और उसका फिर से उत्सर्जन के द्वारा जो है किया हरित गृह प्रभाव द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अवरक्त किरण याद रखिएगा, और यदि गैसें पूछ देगा तो CO2 याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 46 पर। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? यदि आप कभी प्रश्न पूछ देना कि संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है संयुक्त सत्र को जो है कि आहूत करते हैं, बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अब अध्यक्षता कौन करेंगे? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि कभी लोकसभा अध्यक्ष ना रहे, ठीक है, संयुक्त सत्र आयोजित होना है और लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तब कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? तब लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष नहीं रहने पर लोकसभा में जो संयुक्त सत्र आयोजित हो रहा है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अब यदि तीसरी बात आती है अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेंगे? तब राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो करेंगे। तीसरी स्थिति में सबसे पहले तो है प्राथमिकता कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, नहीं रहने पर लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे, उनके भी नहीं रहने पर राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 हमारा कह रहा है कि लिथियम आयन बैटरी का आविष्कारक कौन है? लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक कौन है? तो लिथियम आयन बैटरी के जो आविष्कारक है, आपको 4 विकल्प दे रहा हूं इस बार। जॉन बी गुड इनफ, और विकल्प बी है जोहान अगस्ट अर्फबेडसन, और सी है अलेक्जेंडर वोल्टा, और डी है डेविस बुल्सन। तो यहां पर विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने व्याख्या में थोड़ा सा कुछ और भी जोड़ा है, पूरा नाम भी और उसके साथ साथ इनको नोबेल भी मिला था वो भी। तो जॉन बैनिस्टर गुड इनफ जो है लिथियम बैटरी के आविष्कारक है, वो अब नहीं रहे, निधन हो गया उनका, और इनको 2019 में इसी लिथियम बैटरी के आविष्कार के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कौन है? जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, इन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए चलते हैं 48 पर। अमरबेल या कसकुट्टा, अमरबेल या कसकुट्टा क्या है? पूर्तिजीवी है, बी अधिपादप है, सी मरुद्भिद है, और डी परजीवी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी परजीवी। कसकुट्टा या अमरबेल जो है ये क्या है कि परजीवी है, यह किसी दूसरे पौधे पर पीले पीले और पतले पतले तार के जगह देखेंगे तार की तरह पूरा छा जाता है, उसी को अमरबेल या कसकुट्टा कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 हमारा प्रश्न कहता है कि पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलता है। यदि आप पाइराइट अयस्क को जलाएंगे तो आपको कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो यदि आप पाइराइट गैस को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है कि वो प्राप्त होता है, निकलता है। पाइराइट अयस्क को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, और आज का यह अंतिम प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना भी है और जानना भी है। यहां पर है ऑक्टेन संख्या। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्टेन संख्या का उपयोग किस लिए करते हैं? तो तेल की शुद्धता की जांच के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। शायद मैंने पहले कभी आप लोगों को किसी सेट में दिया भी हो सकता है, या कहीं दूसरे जगह मैंने पढ़ाया है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो ऑक्टेन संख्या का उपयोग तेल की शुद्धता की जांच के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? न्यूनतम मान किस यौगिक के लिए होता है? आइसोऑक्टेन के लिए, या 2,2 डाइमेथाइल हेक्सेन के लिए, एन हेप्टेन के लिए, 2 मीथेन हेप्टेन के लिए। तो यहां पर सबसे जो न्यूनतम मान प्राप्त होता है वह एन हेप्टेन के लिए, और सबसे अधिकतम मान जो प्राप्त होता है आइसोऑक्टेन के लिए। तो जब कभी भी ऑक्टेन संख्या का अधिकतम मान पूछ दे तो आइसोऑक्टेन के लिए, यहां पर न्यूनतम मान पूछा गया है, ये हो जाएगा एन हेप्टेन के लिए।
एन हेप्टेन का ऑक्टेन संख्या जो है 0 होता है। एन हेप्टेन का ऑक्टेन संख्या क्या होगा? 0 होगा। और आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन संख्या होता है इसका मान 100 होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अतः एन हेप्टेन का ऑक्टेन संख्या जो है क्या होगा कि वह न्यूनतम मान प्रस्तुत करेगा। ये था आज का अंतिम प्रश्न। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और सीखते रहिए, और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी सफल हों, दरोगा की वर्दी लेकर के आएं और फिर हमें कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।